द इंडियन एविडेंस एक्ट में पिछले लेक्चर में डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा था और इसमें कैसा क्वेश्चन बना है कंपटीशन में वो भी हमें लगातार हम बता रहे हैं। फिर एक बार इसको 2-4 मिनट दोहरा दिया जाए और तब अगली परिभाषाओं को देखा जाए। देखिए, हमने बताया था आपका और अच्छे से तैयार रखना है, कौन क्वेश्चन कहाँ बना है ये भी सतर्क रहना है। दस्तावेज हमने बताया था कि किसी विषय को यानी कि मैटर को किसी पदार्थ पर यानी कि सब्सटेंस पर या तो अक्षरों द्वारा या अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा अर्थात लेटर्स द्वारा या मार्क्स द्वारा या फिगर्स द्वारा आपका अभिलिखित या वर्णित किया गया है, यानी कि अभिलिखित या वर्णित किया गया है। और इरादा या इंटेंशन ये है कि हम इसे अभिलेखन के रूप में, लिखावट के रूप में या लिखित के रूप में उपयोग करेंगे या उपयोग किए जाने की संभावना हो, यानी कि उपयोग किया जा सके। इसी को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, दस्तावेज कहते हैं। फिर आपको बताया गया था वेस्ट महोदय का उदाहरण। वेस्ट महोदय ने डॉक्यूमेंट को अलग से परिभाषित भी किया है और एक उदाहरण बताया है, जो उदाहरण आपका यूपीजे और यूपीएपीओ में भी आ चुका है और अन्य राज्यों में भी आगे आने के चांस भी हैं। देखिए, वेस्ट महोदय ये कहते हैं कि दस्तावेज शब्द के अंतर्गत वे सभी सामग्रियां सम्मिलित हैं जिन पर मनुष्यों के विचार लिपिबद्ध आलेख द्वारा या परंपरागत चिन्ह या प्रतीक के किसी अन्य माध्यम द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। और फिर आपका विद्वान वेस्ट जी उदाहरण देते हैं, वही उदाहरण आपका पूछा गया है। देखिए, उदाहरण फिर मैं दोहरा रहा हूँ। एक ग्वाला या दूधिया वाला है, यानी कि मिल्कमैन है, वह लिखना मान लीजिए नहीं जानता और जितनी दूध की मात्राएं देता है या तो दीवार पर या लकड़ी के पटरे पर उतना चिन्ह बनाता रहता है, यानी कि उतना फिगर्स बनाता रहता है। अब ये पूछा गया है कि ये जो लकड़ी के पटरे पर चिन्ह बनाया गया है दूधिये द्वारा, इसे कौन सा एविडेंस माना जाएगा? आपका ओरल एविडेंस माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट्री माना जाएगा कि हियर से माना जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो जो परिभाषा हमने आपको डॉक्यूमेंट की बताई है, उस परिभाषा पर अगर ये सेट हो जाए तो दस्तावेज इसे माना जाएगा। तो सेट भी मैं किया था, फिर एक बार बता दिया जाए कि किसी विषय को यानी कि दूध की मात्रा को किसी पदार्थ पर यानी कि लकड़ी के पटरे पर अक्षर द्वारा किया नहीं गया है उल्लिखित, अंक द्वारा किया नहीं गया है, लेकिन चिन्ह द्वारा जरूर किया गया है। और इरादा क्या है कि जब दूध की मात्रा को लेकर भविष्य में विवाद होगा तो हम इन चिन्हों का प्रयोग दूध की मात्रा के लिए करेंगे। तो शुद्ध रूप से ये लकड़ी के पटरे पर बनाए गए चिन्ह डॉक्यूमेंट या दस्तावेज माने जाएंगे। इसके बाद हमने बताया था कि डॉक्यूमेंट 2 प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा गया है इंटरव्यू में। डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक पब्लिक डॉक्यूमेंट, दूसरा प्राइवेट डॉक्यूमेंट, यानी कि एक लोक दस्तावेज
दूसरा आपका प्राइवेट दस्तावेज, व्यक्तिगत दस्तावेज सेक्शन पूछा गया है यूपीजे में और एपीओ में। लोक दस्तावेज कहाँ परिभाषित है तो 74 में, और प्राइवेट कहाँ परिभाषित है 75। ये याद करके जाना है। फिर हम बताए थे दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकार बताए थे, वह भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक प्राइमरी एविडेंस, दूसरा द्वितीयक सेकेंडरी एविडेंस, यानी कि एक प्राथमिक साक्ष्य, दूसरा द्वितीयक साक्ष्य। फिर यूपीएपीओ में पिछली बार क्वेश्चन बना था कि प्राथमिक साक्ष्य एविडेंस की किस धारा में परिभाषित है, 62 में। और अब आपका नया क्वेश्चन बन सकता है कि द्वितीयक साक्ष्य किस धारा में परिभाषित है, तो एक सेक्शन आगे बढ़ जाना है किस धारा में, 63 में। फिर आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये कि डेड एविडेंस क्या होता है, तो आपका जवाब रहेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ही डेड एविडेंस या मृत साक्ष्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें जान नहीं होती। फिर आपका पूछ सकता है कि लिविंग एविडेंस कौन है, जीवित साक्ष्य, तो भाई इसके विपरीत आप जाएंगे, ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य को हम क्या कहते हैं, जीवित साक्ष्य। फिर अभी पिछली बार उत्तराखंड में भी एक क्वेश्चन आया था, अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। बेस्ट एविडेंस कौन होता है, सर्वोत्तम साक्ष्य कौन होता है, तो सर्वोत्तम साक्ष्य आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। क्यों इसे बेस्ट एविडेंस कहा जाए, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित करने की क्षमता होती है, और ये आपका सेक्शन 91 से लेकर 100 तक में बताया गया है। अगला नियम आपका जो पढ़ना है, आपका अब कुछ उदाहरण देखने हैं डॉक्यूमेंट के। शरीर पर जो टैटू बनवाया जाता है या नाम लिखवाया जाता है, वह भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। समाधि स्थल पर जो पत्थर पर नाम इत्यादि लिखे रहते हैं, वह भी डॉक्यूमेंट। अंगूठी पर नाम लिखा गया है, वह भी डॉक्यूमेंट। पेड़ों पर चिन्ह बनाए रहते हैं या नंबरिंग दी रहती है, वह भी डॉक्यूमेंट होता है। कार्टून भी या उपहासांकन भी डॉक्यूमेंट होता है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन माने जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट के डिफिनीशन में कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि कौन दस्तावेज माना जाएगा। एक बार इलस्ट्रेशन, सभी इलस्ट्रेशनों को देख लिया जाए। देखिए, पहला है कि लेख दस्तावेज हैं, लेख। दूसरा मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित, यानी कि मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित, ये भी डॉक्यूमेंट हैं। मानचित्र या रेखाएं, ये भी डॉक्यूमेंट हैं। धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं। और अंत में उपहासांकन यानी कि कार्टून जो होता है, वह भी क्या माना जाता है, डॉक्यूमेंट। यानी कि सोशल मीडिया पर जितना आप चिन्ह बना रहे हैं, जितनी चीज़ें लिख रहे हैं, वह डॉक्यूमेंट ही मानी जाएंगी। आपका आगे और डिटेल में हम बताएंगे। अगला हम देखते हैं, अब आपका चलना है, कह सकते हैं कि एविडेंस। देखिए, आपका एविडेंस या साक्ष्य के बारे में हमें चलना है, और यहाँ से आपका मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, प्री में भी क्वेश्चन बनता है। तमाम क्वेश्चन यहाँ से एराइज होंगे, जो हम बताएंगे कैसे किस मॉडल से क्वेश्चन बने हैं एविडेंस से। पहला क्वेश्चन ये बना है कि एविडेंस की डिफिनीशन दीजिए, एविडेंस की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्री में क्वेश्चन ये बना है, आपका विद्वानों की परिभाषा पिछली बार बनी थी और वह सामंड की परिभाषा बनी थी।
कि किसने कहा कि साक्ष्य वह है जिसमें प्रमाणक बल हो, यानी कि आपका तो सामंड ने कहा था, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद आपका एक लिस्ट बनाना रहता है कि किसे एविडेंस माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा प्री के लिए। जैसे कि कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य, फिर आपका सह अपराधी या एकम्प्लिक्स का साक्ष्य, सह अभियुक्त यानी कि को एक्यूज्ड का साक्ष्य इत्यादि। हम एक लिस्ट बनाएंगे और समझाते भी रहेंगे और केस सहित आपको बताएंगे कि क्या इसे एविडेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। वर्तमान समय में जो पूछा जा रहा है कि अनुचित साधनों द्वारा, अभी आपका यूपी में भी आया था पिछली बार, कि गलत तरीके से अगर कोई एविडेंस पाया जाता है तो क्या वह रेलेवेंट होगा, यानी कि उचित होगा कि नहीं होगा, अर्थात क्या उसे साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन अभी बिहार एपीओ में भी आया था और यूपी में दूसरे मॉडल से पूछा था, बिहार एपीओ में दूसरे मॉडल से पूछा था। इसके बाद जो हमें एविडेंस की परिभाषा में पढ़ना है, एविडेंस के प्रकार या काइंड्स ऑफ एविडेंस देखना है, और यहाँ से प्री में भी, इंटरव्यू में भी और मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ एविडेंस देखेंगे, यानी कि साक्ष्य के प्रकार। देखिए, जहाँ तक साक्ष्य के प्रकार की बात है, पहले कंसेप्ट बना लीजिए। अगर हम एविडेंस एक्ट में देखें तो साक्ष्य को डिफाइन न करके केवल और केवल दो काइंड्स में बांट दिया गया है। एक ओरल एविडेंस यानी कि मौखिक साक्ष्य, और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य। और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं, इसे दस्तावेजी साक्ष्य में समाहित किया गया है आईटी एक्ट सन 2000 द्वारा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्या माना गया है कानून द्वारा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कि अगर भारत में हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे आगे तो केवल दो प्रकार का एविडेंस दिखता है, एक ओरल एविडेंस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री। इन दो प्रकार के एविडेंसों को विद्वानों ने पोस्टमार्टम कर दिया, चीर फाड़ कर दिया, यानी कि इसको विस्तृत किया और आपका एविडेंस के 8 प्रकार निकाल दिए। यानी कि बेयर एक्ट में कितने प्रकार, 2, और विद्वानों ने इसकी व्यापक व्याख्या करके कितने प्रकारों में बांट दिया, 8 यानी कि 8। अब ये जो 8 प्रकार होंगे, या तो ये आपका ओरल में आएगा मौखिक में, या डॉक्यूमेंट्री में, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि या तो मौखिक साक्ष्य होगा या दस्तावेजी। लेकिन ये क्वेश्चन आपका बिहार जे इंटरव्यू में बना था कि एविडेंस कितने प्रकार का होता है बताइए। एक लोग बता दिए 2 प्रकार का, फिर बोर्ड ने आपत्ति की कि क्या और प्रकार नहीं होता। यानी कि अब बोर्ड पूछना क्या चाहता है, 2 प्रकार चाहता है कि 8 प्रकार चाहता है। अब ये बोर्ड के आशय पर निर्भर है, 8 प्रकार पूछे तो 8 याद करके जाइए। प्री का भी क्वेश्चन यहाँ बता दिया जाए, कौन साक्ष्य का प्रकार नहीं है। 8 में से 3 देगा और एक दूसरा देगा, माने अलग दे देगा ऑप्शन, आपको खोजना पड़ेगा। तो आइए हम भी, ये मेंस में भी पूछा जाता है, आपका टिप्पणी में भी पूछा जाता है, तो
प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ये प्रकार आप याद रखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपका कह सकते हैं काइंड्स ऑफ एविडेंस। ये जो प्रकार हैं ये एक दूसरे के अपवर्जी नहीं है, यानी कि एक दूसरे को बाहर नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे में क्या रहेंगे, समाहित, वेस्टेड हैं। आइए पहला हम प्रकार देखते हैं ओरल एविडेंस, यानी कि मौखिक साक्ष्य। पहले 8 प्रकार बता दिया जाए तब और बताया जाएगा। ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य। जब भी आप मौखिक साक्ष्य पढ़िए पहले कवर कर लिया जाए कि कौन कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना है। तो इसके लिए सेक्शन 3 पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट का। फिर आपका जो सेक्शन 3 के साथ आपका ओरल एविडेंस के लिए हम 60 पढ़ाएंगे सेक्शन। 60 के बाद आपका 119 भी पढ़ना है, यानी कि 3 सेक्शन। इसके बाद आपका एक केस पढ़ना है और वह जो केस पढ़ा जाता है अभी उत्तराखंड में जे में प्री में भी आया था, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला का। क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला का केस पढ़ा जाता है। 1885 का केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इसमें 4 जजों की पीठ बैठी थी, यानी कि कितने जज थे, 4 जज थे। फिर आपका 3-1 से निर्णय आया और इसमें मुख्य न्यायाधीश भी हमें देखना है। मुख्य न्यायाधीश भी याद रखना है, जस्टिस पैथरम थे। और जो ये एक अल्पमत में निर्णय दिए थे ये जस्टिस महमूद थे, जस्टिस महमूद। और उत्तराखंड ने ये क्वेश्चन प्री में बनाया कि यह केस किससे रिलेटेड हैं या किससे संबंधित हैं। तो आइए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। ओरल एविडेंस से शुरुआत करते हैं और आपका ये बता दिया गया है कि आपको कौन कौन से बातें यहाँ पढ़नी हैं। देखिए टिप्पणी में आए तो कम से कम इतना तैयार रखिए कि 1 पेज आप लिख सकें। देखिए इसको कैसे शुरुआत करेंगे। जब कोई साक्षी न्यायालय यानी कि विटनेस न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर, यानी कि न्यायालय के समक्ष एपियर होकर अपने मुख द्वारा बोले गए शब्दों द्वारा, यानी कि अपने मुख से बोले गए वर्ड द्वारा एविडेंस देता है, साक्ष्य देता है, तब उसे हम ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहते हैं। फिर एक बार देखिए, जब कोई विटनेस स्वयं न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर अपने मुख से बोले गए वर्ड द्वारा, यानी कि शब्द द्वारा साक्ष्य देता है, उसे हम ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहते हैं। सेक्शन 3 में यह साक्ष्य की परिभाषा में यह बताया गया है कि वे सभी स्टेटमेंट या वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में, यानी कि न्यायालय जिन सब्जेक्ट की जांच कर रहा है, यानी कि वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने
साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, परमिशन देता है या अपेक्षा करता है, यानी कि आशा करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट होंगे ये कैसे स्टेटमेंट होंगे, ओरल। फिर सेक्शन 60 आ जाइए। सेक्शन 60 हमें ये बताता है कि ओरल एविडेंस अर्थात मौखिक साक्ष्य चाहे जैसी भी कंडीशन हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हर हाल में डायरेक्ट होगा, प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ